ओके। सो आज का हमारा टॉपिक है ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन इन सेल्सफोर्स। ओके। तो ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन इन सेल्सफोर्स में हमें क्या देखना है कि किस तरीके से जो सेल्सफोर्स के अंदर रिकॉर्ड जो होते हैं वो इंसर्ट अपडेट डिलीट होने के बाद उसका क्या ऑर्डर रहता है। ठीक है, मतलब उसका एक प्रकार से फ्लो क्या रहता है, क्योंकि हम लोग कभी भी जो रिकॉर्ड है, जैसे यहाँ पे अगर कोई रिकॉर्ड है प्रॉपर हम लोग बना रहे हैं और उसको अगर हम लोग डेटाबेस तक भेज रहे हैं, मतलब ऑब्जेक्ट में सेव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो रिकॉर्ड जब आप यहाँ पे डिटेल पेज में हो, सपोज करो, या एडिट पेज में हो, ठीक है, एडिट पेज से डिटेल पेज तक जाने का उसका जो सफर है, ठीक है, वो होता है उसका ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन। सिंपल टर्म्स में अगर इसको समझे तो, ठीक है। अब कैसे होगा, ये देखो, जैसे ये एडिट पेज है तो एडिट पेज में हम लोग क्या कर रहे हैं, रिकॉर्ड क्रिएट कर रहे हैं। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल नेम, एड्रेस, ठीक है, जेंडर, ठीक है, सिंपल। और यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, अभी रिकॉर्ड क्रिएट करेंगे। अब चाहे आप यूआई से करो, चाहे आप डेटा लोडर से करो, चाहे आप ट्रिक कोड से करो, कहीं से भी रिकॉर्ड क्रिएट करो, वो मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है, जैसे अभी मैं यहाँ पे यूआई से बता रहा हूँ आपको, ठीक है, इसी की जगह आप कोड से कर लो, इसी की जगह आप इंपोर्ट विजार्ड से कर लो, इसी की जगह आप डेटा लोडर से कर लो, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके। तो एडिट पेज से डिटेल पेज तक जाने का जो ये है पूरा सफर है, ठीक है, वो होता है आपका ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन इन सेल्सफोर्स। क्यों? क्योंकि जब भी आप रिकॉर्ड क्रिएट करते हो तो वो एडिट पेज पे होता है, और जब वो सेव हो जाता है तभी आपको डिटेल पेज पे दिखता है। ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का ये पूरा जर्नी है, ठीक है, इसको बोला जाता है ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन। तो हम लोग अभी इसको डिस्कस करेंगे। ओके। तो चलो अब देखते हैं कि ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन में क्या क्या पॉइंट्स आते हैं जो हमें समझना जरूरी है। ओके। तो देखो, जब ये हम लोग यहाँ पे रिकॉर्ड इस बटन के ऊपर हिट करते हैं, जब इसको हम लोग क्या कर देते हैं, सेव कर देते हैं, मतलब इस बटन के ऊपर हिट करते हैं, ये बटन को कंसीडर करो, मतलब कैसे ये सेव कर रहे हो, जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले बताया, किसी भी तरीके से करो सेव रिकॉर्ड को, ठीक है, डेटा लोडर हो, इंपोर्ट विजार्ड हो, कोड हो, या ऐसे मैन यूआई से हो। अभी मैं यहाँ पे आपको कोड तो ऐसे नहीं दिखा सकता, इसलिए मैं आपको यूआई से बता रहा हूँ। तो एज सुन एज यू हिट दिस बटन, ठीक है, तो क्या होता है, जैसे ये बटन हिट हो गई तो हमारा मेन पर्पस क्या होता है कि रिकॉर्ड को ऑब्जेक्ट तक पहुंचाना है। करेक्ट। अब रिकॉर्ड को अगर ऑब्जेक्ट तक पहुंचाना है तो हमें हमें क्या सिर्फ कुछ चीजें दिखती है, ठीक है, मतलब जैसे वर्कफ्लो दिख गया, ट्रिगर दिख गया, वैलिडेशन रूल दिख गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। बट हमें पूरा डीप पता होता है क्या कि कैसे ये रिकॉर्ड मूव हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह पे, नहीं, राइट। तो इसके लिए मैंने एक डॉक्यूमेंट यहाँ पे क्रिएट किया है जिससे मैं आपको प्रॉपर लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करके समझा के बता सकूं कि कैसे जो होता है ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन वर्क करता है। ठीक है। तो अब देखो, सेव पे क्लिक किया, अब वो क्या करता है, देखो, ये सेव करना मतलब क्या करना, डेटा को लोड करना। ठीक है, डेटा को लोड करना, जैसे हम लोग बंदूक के अंदर गोली को पहले ऐड करते हैं, ठीक है, जब ट्रिगर दबाएंगे बंदूक का, मतलब जब सेव बटन दबाएंगे तभी वो गोली बाहर निकलेगी, ठीक है, और जिसको लगना है उसको लगेगी। तो जब हमने बटन दबाई उसके बाद वो गोली जब जा रही है, राइट, किसी सेकंड पर्सन की तरफ, तो वो सेकंड पर्सन हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है, चलाने वाले आप हो गए यूजर, ठीक है, उस गोली के अंदर, सॉरी, उस बंदूक के अंदर जो गोली है वो हो गया डेटा, ठीक है, और जब वो गोली मूव कर रही एक जगह से दूसरी जगह पे, बराबर, तो वो जो रास्ता वो पूरा कवर करती है वो हो गया उसका ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन। ठीक है। फिर वो गोली को जाते जाते जो भी ऑब्स्टेकल्स मिलेंगे, ठीक है, वो क्रॉस करते करते जाएगा। वैसे अगर गोली है तो उसको अगर कोई पतली दीवार मिल गई उसको तोड़ के चला जाएगा, कोई प्लाईवुड मिल गया तोड़ के चला जाएगा, कोई कागज मिल गया तोड़ के चला जाएगा, राइट। एयर एयर को क्रॉस करके चला जाएगा हर जगह को, ठीक है, कांच मिल गया कांच को, लेकिन अगर कोई मोटी दीवार मिली तो उसको वहां पे वैलिडेशन मिल गया बड़ा कि उस दीवार को वो क्रॉस करके नहीं जा सकता, उस दीवार को क्रॉस करके
नहीं जा सकता, तो फिर कैसे? तो वहां पे वो फेल हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे होता है कि आपका सेव किया हुआ हर रिकॉर्ड दूसरी जगह पे पहुंचेगा। ठीक है, इसकी कोई गारंटी होती है क्या? नहीं। जैसे मैं अभी एग्जांपल के लिए ये जो एडिट पेज है, इसका नाम दे देता हूँ मैं अकाउंट ऑब्जेक्ट। आपको जो देना है वो दे देना। ठीक है, और ये डिटेल पेज भी हो गया अकाउंट ऑब्जेक्ट का। ओके ना। अब जैसे मैंने आपको बोला कि यहाँ से अभी यहाँ तक अपने को डेटा को ट्रैवल करवाना है, तो हमारे पास जो है वैलिड डेटा चाहिए, क्योंकि अगर डेटा वैलिड रहेगा तो सेव होगा, और अगर डेटा वैलिड नहीं होगा तो वैलिडेशन रूल उसको फेल करेगा। जैसे अगर बंदूक से गोली आप मार रहे हो, तो एक जगह से दूसरी जगह वो जाएगी, लेकिन अगर बीच में मोटी वाली दीवार है जिसके थ्रू वो गोली क्रॉस ही नहीं कर सकती, है ना, सपोज करो 1 फुट की दीवार है ऐसी चौड़ी, तो क्या वो क्रॉस करेगी? क्या नहीं करेगी, तो गोली वहीं पे गिर जाएगी नीचे। लेकिन अगर कांच है तो उसको क्रॉस करके निकल जाएगी, है ना। अगर कोई पतली सी दीवार है या प्लाईवुड है, ठीक है, उसको क्रॉस करके निकल जाएगी ऐसे। तो हमको बस उसी तरीके से इसको समझना है कि, तो अब जैसे मैं यहाँ पे सेव के बटन पे हिट करूंगा, तो ये क्या कर रहा है? आप यहाँ देखो, ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन लोड कर रहा है इनिशियल डेटा। ठीक है, उसके बाद अब if the request came from a UI or a standard edit page, Salesforce run validation to check a record for page layout specific rule field validation maximum field length। देखो, इसके भी पहले एक चीज समझो कि ये जो है सेकंड पॉइंट, इसको मैं यहाँ पे हिट करता हूँ। ओके देखो, ठीक। अब जब हम लोग रिकॉर्ड सेव कर रहे हैं तो कहाँ पे कर रहे हैं? ब्राउजर पे कर रहे हैं, राइट। अब ब्राउजर पे कर रहे हैं तो सबसे पहले वो गोली कहाँ से बाहर निकलेगी? उस बंदूक से, राइट। लेकिन वो बंदूक अगर सपोज करो, अब होता तो नहीं है, लेकिन बंदूक अगर पैक है, ठीक है, जैसे कैमरे वाला है, तो अगर उसने वो लेंस का कवर ही नहीं हटाया, बराबर, तो क्या वो फोटो निकलेगी? क्या नहीं। तो अपने को वो बंदूक का कवर हटाना पड़ेगा, वो कैमरे का कवर हटाना पड़ेगा, तभी निकलेगा, राइट। तो सबसे पहला वैलिडेशन जो आता है वो आता है ब्राउजर का। तो जैसे ही मैं यहाँ पे रिकॉर्ड पे हिट करता हूँ सेव करने के लिए, सपोज करो अभी मेरा ये रिकॉर्ड है, न्यू कर रहा हूँ, ठीक है, टेस्ट नाम से। ओके, कर दिया। और जैसे ही मैं यहाँ पे सेव करूंगा, तो सबसे पहले सेल्सफोर्स का वैलिडेशन नहीं चलेगा, सबसे पहले वैलिडेशन चलेगा इस ब्राउजर का। ठीक है, तो इस ब्राउजर में एम्बेडेड जावास्क्रिप्ट है ऑलरेडी, करेक्ट। तो उसके अंदर कुछ वैलिडेशंस होंगे, ठीक है, कि इस टाइप का डेटा है क्या, इसमें ये प्रॉपर तरीके के सेटिंग्स है क्या, वो सारी चीजें, ठीक है। वो अब सबसे पहले आपका ब्राउजर चेक करता है। तो ब्राउजर के ऊपर जावास्क्रिप्ट होती है, ओके, और जावास्क्रिप्ट सबसे पहले रन होती है। तो जब वो जावास्क्रिप्ट रन हो जाती है, तो ही आपका जो रिकॉर्ड है वो ब्राउजर को क्रॉस करके नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ता है। ठीक है, ओके। नाउ अब उसके बाद इफ द रिक्वेस्ट केम फ्रॉम अ यूआई स्टैंडर्ड यूआई एडिट पेज, ठीक है, मतलब आपका ये आपका यूआई पेज ही हो गया अभी। ठीक है, तो अगर इस पेज से अगर आपका रिकॉर्ड इंसर्ट हो रहा है, ठीक है, तो सबसे पहले आपके सिस्टम के वैलिडेशंस चेक होते हैं। ठीक है, जिसमें सबसे पहला मैंने आपको बता दिया जावास्क्रिप्ट का तो होता ही होता है, ब्राउजर का, ठीक है। उसके बाद आपके सिस्टम के वैलिडेशन मतलब क्या? जैसे सपोज करो आपने कोई वैलिडेशन रूल बना के रखा है, ठीक है, तो उस टाइप के वैलिडेशन जो है यहाँ पे एग्जीक्यूट होते हैं। ठीक है, सेल्सफोर्स रन वैलिडेशन टू चेक द रिकॉर्ड फॉर पेज लेआउट। ठीक है, मतलब वैलिडेशन में क्या चेक करता है कि सपोज कोई मैंडेटरी फील्ड है, तो वो फील्ड आपने मैंडेटरी क्रिएट करते समय बनाई थी, अगर बनाई थी तो आपको उसमें वैल्यू भरनी पड़ेगी। अगर नहीं बनाई थी, पेज लेआउट पे बनाई थी, तो पेज लेआउट का भी वैलिडेशन चेक करेगा। ठीक है, आपने अगर फील्ड की लेंथ सपोज करो 10 रखी है, ठीक है, और उसमें डेटा आप ऐड कर रहे हो 50 लेंथ का, तो वो फिर वो एरर देगा। ठीक है, मतलब वैलिडेशन जो है वो सबसे पहला पार्ट। ठीक है, किसी भी चीज को कहीं पे भी अलाउ करने से पहले वैलिडेट किया जाता है। ठीक है, इसीलिए वैलिडेशन जो है सबसे पहला पार्ट होता है। ओके, उसके बाद
आपका जो फ्लो होता है, सॉरी, आपका जो पेज होता रिकॉर्ड होता है, अब वो जाता है फ्लो के पास। ठीक है। अब इसमें फ्लो के अंदर बिफोर अपडेट, बिफोर इंसर्ट, ये इस टाइप के जो फ्लोज होते हैं वो रन होते हैं। मतलब पूरा का पूरा फ्लो रन नहीं होगा। उसके अंदर अगर आपने बिफोर इंसर्ट या बिफोर अपडेट के अंदर कुछ लिख के रखा है, कोड, कोड मतलब लॉजिक, तो वो एग्जीक्यूट होगा। क्यों बिफोर वाला होगा? क्योंकि आपका रिकॉर्ड भी इंसर्ट होने जा रहा है कहीं पे या अपडेट होने जा रहा है कहीं पे, राइट? तो उसको अलाउ करना है कि नहीं करना है, उसके लिए वैलिडेशन की सारी प्रोसेस जो है पहले से ही खत्म कर दी जाती है। तो अभी सिस्टम वैलिडेशन हो गए, सिस्टम वैलिडेशन हो गए। अब उसके बाद आपके फ्लो के वैलिडेशन। ठीक है। अब फ्लो हो गया, उसके बाद आपके बिफोर ट्रिगर, बिफोर इंसर्ट, बिफोर अपडेट, बिफोर डिलीट, एनीथिंग। ओके। अब सिस्टम वैलिडेशन भी हो गए। उसके बाद आपका रिकॉर्ड हो गया, तो उसने क्या किया, सिस्टम वैलिडेशन क्रॉस कर दिए ब्राउजर वाले। ठीक है। उसके बाद पेज लेआउट वाले कर दिए, छोटे मोटे जो भी वैलिडेशन थे उसके वो सब कर लिए। उसके क्लोज वाले वैलिडेशन कर लिए, बिफोर इंसर्ट बिफोर अपडेट वाले। देन ट्रिगर के किए, बिफोर इंसर्ट बिफोर अपडेट वाले। ठीक है। अब सपोज करो ट्रिगर ने अलाउ कर दिया कि हाँ इसने बिफोर इंसर्ट का क्राइटेरिया पास कर लिया है, बिफोर अपडेट का क्राइटेरिया पास कर लिया। अब वो रिकॉर्ड जा रहा है इंसर्ट होने को, बराबर। अब जब वो रिकॉर्ड जा रहा है इंसर्ट होने को, तो अब आता है कस्टम वैलिडेशन जो हम लोग बनाते हैं। सिस्टम वैलिडेशन पहले से बने हुए थे। सिस्टम वैलिडेशन मतलब क्या? वो जैसे हम लोग किसी फील्ड को मैंडेटरी करते हैं, ठीक है, तो वहां पे अगर वैल्यू नहीं दे तो आपको सिस्टम जनरेटेड एरर आता है। ठीक है। हम देते हैं क्या वो एरर? नहीं, वो सिस्टम जनरेटेड की प्लीज एंटर द वैल्यू, इस टाइप से कोई कस्टमाइज्ड मैसेज होता है कि नहीं? तो हो गया आपका सिस्टम वैलिडेशन। लेकिन जब वो ट्रिगर के क्राइटेरिया को क्रॉस करके आगे जाता है, ठीक है, तो उस टाइम पे उसको आता है आपका कस्टम वैलिडेशन, मतलब जो आप बनाते हो। ठीक है। तो अगर उस कस्टम वैलिडेशन को भी उसने क्रॉस कर दिया, ठीक है, तो अब वो फिर से एक स्टेप आगे बढ़ गया रिकॉर्ड को इंसर्ट या अपडेट करने के लिए। उसके बाद आते हैं डुप्लीकेट रूल्स। अब आप लोगों को पता होगा डुप्लीकेट रूल्स क्या होते हैं, अगर नहीं पता है, ठीक है, तो आप गूगल पे देख लो इसको, डुप्लीकेट रूल्स को, तो आपको बहुत अच्छे से समझ जाएगा कि डुप्लीकेट रूल्स क्या होते हैं। या फिर इन फ्यूचर मैं इसका कोई वीडियो अपलोड करूंगा। ठीक है। बट बताने के लिए आपको बता दूं कि डुप्लीकेट रूल होते क्या। देखो, डुप्लीकेट रूल का मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट और यूनिक एक एग्जांपल बताता हूँ, जैसे कि आपके ईमेल हो गए, राइट? अब ईमेल क्या होती है कि आपका जो रिकॉर्ड है, ठीक है, अब मेरा ईमेल आईडी और आपका ईमेल आईडी कभी भी सेव नहीं होगा, सेम नहीं होगा। ठीक है। क्यों सेम नहीं होगा? क्योंकि ईमेल आईडीज आर यूनिक। ओके। तो सपोज करो मैं दो कांटेक्ट के रिकॉर्ड बना रहा हूँ, उसमें मेरा रिकॉर्ड में मैं अपना ईमेल आईडी डाल डाल रहा हूँ, ठीक है, और फिर मैं आपका रिकॉर्ड बना रहा हूँ, ठीक है, और आपके रिकॉर्ड में भी मैं मेरा ही ईमेल आईडी डाल रहा हूँ, बराबर। तो दो अलग अलग कॉन्टैक्ट बन रहे हैं, लेकिन दोनों में ईमेल आईडी जो है वो एक ही है। और मैं चाहता हूँ कि ऐसा रिकॉर्ड इंसर्ट हो। तो ऐसे रिकॉर्ड को अगर आपको अलाउ नहीं करना है, ऐसे रिकॉर्ड को अगर आपको अलाउ नहीं करना है, तो आपको डुप्लीकेट रूल बनाना पड़ेगा। ठीक है। और वहां पे क्राइटेरिया सेट करना पड़ेगा कि ऐसे रिकॉर्ड को अलाउ करना है तो अलाउ सिलेक्ट करो, नहीं करना है तो रिजेक्ट सिलेक्ट करो। ओके। ये होता है डुप्लीकेट रूल। मतलब क्या कि आपके, होता है ना कभी कभी कि पहले के जमाने में क्या होता था, सबके पास मोबाइल नंबर, मोबाइल नहीं होते थे, राइट? तो मोबाइल सबके पास नहीं होते थे, तो उस टाइम पे क्या करते थे कि एक घर वाला है, मतलब घर के अगर पांच लोग हैं और वो कहीं अगर फॉर्म भरने जा रहे हैं, राइट, तो पांचों के पांच फॉर्म तो भर दिए जाते थे, लेकिन पांचों के फॉर्मों में एक ही नंबर दिया जाता था। ठीक है। ये है डुप्लीकेट रूल का एग्जाम्पल सबसे बढ़िया, कि पांचों के फॉर्म में पांच नंबर होने चाहिए, लेकिन पांचों के फॉर्म में सिर्फ एक ही नंबर होता था। ठीक है। अब उस टाइम पे फोन नहीं होते थे इसलिए अलाउ कर दिया जाता था, लेकिन आज, आज अलाउ करेंगे क्या? नहीं। क्यों? डायरेक्टली बोलेंगे कि दिस नंबर इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड। ठीक है। तो अगर आपको ऐसे नंबर को डिनाई करना है तो रिजेक्ट करो, अलाउ करना है तो अलाउ करो, लेकिन इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा डुप्लीकेट रूल उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए, जिस भी ऑब्जेक्ट के अंदर आप रिकॉर्ड को क्या कर रहे हो, स्टोर कर रहे हो। ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना? उसके बाद क्या करता है, सेव्स द रिकॉर्ड टू द डेटाबेस बट डज नॉट कमिट यet। मतलब क्या? अब आप उसने डुप्लीकेट रूल भी क्रॉस कर लिया, ठीक है, अब उसके बाद वो रिकॉर्ड को सेव करता है लेकिन कमिट नहीं करता। कमिट का मतलब क्या? ऑब्जेक्ट में पूरी तरीके से स्टोर नहीं करता, एक प्रकार से कैश में उसको होल्ड करके रखता है।
ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब अब देखो, कैशे में स्टोर किया, समझने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। एग्जैक्टली कैशे नहीं बोल सकते, बट समझने के लिए उसको होल्ड करके रखता है वैल्यू को, कि हाँ अभी ये रिकॉर्ड ने सारे वैलिडेशन पास कर दिए। जैसे हमारा होता है कि हमने सारे एग्जाम क्रैक कर दिए, ठीक है, अभी ट्रेनिंग के लिए भेजना ही, मतलब जॉब तो लग गई। अब क्या करते वो आपको 1 महीना बिठा के रखते, 15 दिन बिठा के रखते कि 15 दिन के बाद तुम ट्रेनिंग में हो, है ना। ऐसे ऐसा होता है कि आज जॉब, आज मैंने एग्जाम क्रैक की और 1 घंटे के बाद मेरे को जॉब मिल गया, ऐसा नहीं होता, राइट। डायरेक्ट ज्वाइनिंग मिलती है क्या, नहीं, तो ज्वाइनिंग से पहले कुछ दिन का होल्ड होता है। वही डिफरेंस है आपके सेव में और कमिट में। ओके, तो इस तरीके से सेव एंड कमिट का डिफरेंस होता है। ओके ना, अब आते हैं हम लोग कहाँ पे। आपका रिकॉर्ड अभी मैंने क्या बोला कि सेव हो गया, राइट, मतलब आपका सारी एग्जाम पास हो गई आपकी। अभी आपको ज्वाइनिंग मिलने वाला है 2 दिन के बाद, 10 दिन के बाद, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद, ठीक है। तो अब वो क्या करता है, आपके आफ्टर ट्रिगर जो है उसको एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। अब आफ्टर ट्रिगर मतलब क्या, जैसे अभी आपका ज्वाइनिंग हो रहा है, तो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स चेक हो जाएंगे, ठीक है, कि आपने एग्जाम पास कर ली, ज्वाइनिंग हो रहा है, आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दो, हम लोग उसको आगे भेजेंगे इस तरीके से। तो अब आपका आफ्टर ट्रिगर एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। अब आफ्टर ट्रिगर तो पता है सबको, जैसे बिफोर ट्रिगर होता है वैसे आफ्टर ट्रिगर होता है। आफ्टर इंसर्ट, आफ्टर अपडेट, आफ्टर डिलीट, वॉट एवर, ठीक है ना। उसके बाद आते हैं आपके असाइनमेंट्स रूल, ठीक है। अब देखो असाइनमेंट रूल क्या होते हैं, ये भी आपको गूगल पे देखना है पहली चीज तो, ठीक है। बट स्टिल मैं आपको बता देता हूँ कि असाइनमेंट रूल क्या होते हैं। देखो, अगर असाइनमेंट रूल जब भी आपको किसी केस को या लीड को, ठीक है, असाइन करना होता है, ठीक है, तो उस टाइम पे आपके असाइनमेंट रूल्स आपको बनाने पड़ते हैं, कि असाइन दिस केस टू दिस पर्टिकुलर पर्सन या दिस पर्टिकुलर यूजर। तो उसके लिए असाइनमेंट रूल्स बनाए जाते हैं, ठीक है। तो अगर आपने असाइनमेंट रूल बनाया है तो एग्जीक्यूट होगा, और अगर नहीं बनाया है तो वो नहीं एग्जीक्यूट होगा, सिंपल है, ठीक है। अगर ट्रिगर लिखा ही नहीं है तो क्यों एग्जीक्यूट होगा, राइट। उसके बाद उसके बाद आते हैं ऑटो रिस्पॉन्स रूल। अब ये ऑटो रिस्पॉन्स रूल्स क्या होते हैं, कि जैसे आपका असाइनमेंट हो गया, ठीक है, कि आपने सपोज करो कोई केस सबमिट कर दिया, ठीक है, आपने कोई कंप्लेंट की, राइट। कंप्लीट करने के बाद असाइनमेंट रूल चला, ठीक है। असाइनमेंट रूल क्या करेगा, उस पर्टिकुलर पर्सन को उसका जो केस है वो असाइन कर देगा, ठीक है। और एक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स आपको आएगा, जैसे देखो आप सब आपने कही आपकी गाड़ी खराब होगी और आपने किसी अच्छे गैराज में दे दी, ठीक है। तो वो गैराज में आपने गाड़ी छोड़ दी, राइट। गैराज में गाड़ी छोड़ने के बाद मालिक क्या करेगा, जो भी वहां पे अवेलेबल पर्सन रहेगा उसको असाइन करेगा आपकी गाड़ी, ओके। गाड़ी असाइन कर देगा, गाड़ी असाइन करने के बाद क्या होगा कि आपकी गाड़ी जैसे ही असाइन हो गई, तो वो आदमी उसके ऊपर काम करना चालू करेगा। लेकिन क्या वो आदमी आपको मेल करते बैठेगा, क्या कांटेक्ट करते बैठेगा कि नहीं, ये उसका काम नहीं है, उसका काम है सिर्फ गाड़ी को रिपेयर करना, राइट। तो एक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स वहां से आपको आएगा कि आपकी गाड़ी इस पर्टिकुलर मैकेनिक के पास है, आपकी गाड़ी की डिटेल्स आएंगी, ठीक है। तो वहां पे क्या है, कुछ ऑटोमेटेड सेटिंग्स वो सॉफ्टवेयर के थ्रू उनके पास रहेगी, ठीक है। वहां पे कोई स्पेसिफिक बंदा नहीं बैठ के रहेगा, ये आपकी गाड़ी सबमिट हो गई आपको ये मेल लिख के बैठेगा, ऐसा नहीं। वहां पे एक ऑटो रिस्पॉन्स मेल होगा, जैसे अपनी गाड़ी वहां पे रखी, आपको 1 मिनट में या 10 मिनट में, 1 घंटे में, जो भी है, आपको वहां से क्या आएगा, एक मेल आएगा कि आपकी गाड़ी हमारे तरफ यहाँ पे आ गई है, गाड़ी का नंबर ये है, गाड़ी की कंडीशन ये है, गाड़ी की फोटोज ये है, ठीक है, गाड़ी में ये फॉल्ट है, गाड़ी का इतना बिल है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ओके। तो ये हो गया ऑटो रिस्पॉन्स रूल, मतलब उधर से आपको एक रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है। तो आपकी एक्नॉलेजमेंट के लिए हो जाएगा कि हाँ मेरी गाड़ी अभी इस गैराज में है, ठीक है, और इसके ऊपर उसका जो भी प्रोग्रेस होता रहेगा वो आपको पता चलता रहेगा, ओके, या आप पता कर पाओगे जो भी है, ठीक है। नाउ सी, अब हमें क्या करना है इसके आगे, ठीक है। अब देखते हैं इसके आगे। अब देखो, ऑटो रिस्पॉन्स रूल्स में गया, ठीक है। सबसे पहले आपके आफ्टर ट्रिगर चले, फिर असाइनमेंट हुआ, फिर ऑटो रिस्पॉन्स हुआ। अब आती है बारी आपके वर्कफ्लो रूल की। तो अगर आपने कोई वर्कफ्लो रूल लिखा है जिसमें कोई फील्ड अपडेट वगैरह हो रही है ना,
तो वो चलेगा। ठीक है, वो चलेगा अगर कोई रिकॉर्ड वहां पे क्रिएट हो रहा है या अपडेट हो रहा है, वॉट एवर। उसके बाद वर्कफ्लो में देखो यहाँ पे लिखा भी है, ये देर आर एनी वर्कफ्लो फील्ड अपडेट्स अपडेट द रिकॉर्ड अगेन। अब रिकॉर्ड अपडेट किया, ठीक है। अब रिकॉर्ड जब वो अपडेट कर रहा है, अभी इंसर्ट हो रहा था, ठीक है। इंसर्ट करते समय अगर मुझे कोई स्पेसिफिक रिकॉर्ड अपडेट करना है उससे रिलेटेड, तो वो भी हो गया, राइट। अब अपडेट किया, तो उसके बाद देखो अपडेट हो रहा है मतलब क्या, फिर से डेटाबेस को हिट कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर से चेक करेगा कोई डुप्लीकेट वैल्यू तो नहीं है, फिर से डुप्लीकेट रूल को फिर से एग्जीक्यूट करेगा। मतलब एवरी टाइम इफ यू आर ट्राइंग टू इंसर्ट अ न्यू वैल्यू और अपडेट अ न्यू वैल्यू, तो आपके जितने भी वैलिडेशन है वो फिर से चलेंगे। जैसे मैंने अकाउंट का रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहा हूँ, बराबर। अभी वो इंसर्ट हो गया अकाउंट का रिकॉर्ड, बराबर। मतलब सेव हो गया, उसके बाद असाइनमेंट चले, ऑटो रिस्पॉन्स चले, वर्कफ्लो चले। अब मेरा क्या था कि जैसे ही अकाउंट का रिकॉर्ड इंसर्ट हो, मैं चाहता हूँ कि कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का रिकॉर्ड क्या है अपडेट हो जाए, ठीक है। केस अपडेट हो जाए, अपॉर्चुनिटी अपडेट हो जाए, कोई भी प्रीवियसली प्रेजेंट वाली। तो अब मैं उसको अपडेट या ये करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो भी अकाउंट के साथ साथ अभी आपका जो अपॉर्चुनिटी है या कोई लीड है या केस है वॉट एवर, वो भी अपडेट होने की कोशिश कर रहा है। अपडेट हो रहा है मतलब फिर से ऑब्जेक्ट को हिट कर रहा है नई वैल्यू के साथ, राइट। मतलब मैंने तुमको मारा, ठीक है, उसी टाइम पे जाते जाते मेरे को दूसरा मिला, मैंने उसको भी मारा, ठीक है। तो तुमको भी गुस्सा आएगा, उसको भी गुस्सा आएगा, तो तुम अपना काम करोगे और वो अपना काम करेगा, राइट। उसी तरीके से यहाँ पे अब अपॉर्चुनिटी में अगर रिकॉर्ड में हिट कर रहे हो, तो अपॉर्चुनिटी भी अपने वैलिडेशन चलाएगा, अपॉर्चुनिटी भी अपने ट्रिगर्स चलाएगा, अपॉर्चुनिटी भी अपने वर्कफ्लो रूल चलाएगा, ठीक है। इस तरीके से वो प्रोसेस चलती है। ओके, सो ये प्रोसेस कंप्लीट होगी। उसके बाद आपके जो एग्जीक्यूट प्रोसेसेस एंड फ्लोज, मतलब इसके बाद अगर आपका कोई प्रोसेस बिल्डर होता है वो या आपके जो भी क्या बोलते हैं उसको, फ्लोज होते हैं, ठीक है। तो फ्लोज में जितने भी आफ्टर वाले पार्ट होंगे वो कंप्लीट होंगे। उसके बाद एस्केलेशन रूल एंड एंटाइटलमेंट रूल्स, ठीक है। तो ये एग्जीक्यूट होते हैं। अब ये क्या है, देखो एस्केलेशन रूल्स में क्या होता है कि आपका जो केस है, ठीक है, वो किसी पर्टिकुलर यूजर को जब असाइन होता है तो वो उसको एस्केलेट किया जाता है, ठीक है। उसको क्या किया जाता है, एस्केलेट, मतलब कोई भी इश्यू को एस्केलेट किया जाता है अपर लेवल पे, ठीक है। तो उसके लिए एस्केलेशन रूल्स जो होते हैं वो यूज में आते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों ने कहीं पे पढ़े होंगे एस्केलेशन रूल्स या फिर आप डायरेक्टली गूगल भी करोगे ना, तो भी आपको बहुत सिंपल तरीके से मिल जाएंगे एस्केलेशन रूल्स। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ एस्केलेशन रूल्स इन सेल्सफोर्स, ठीक है। यहाँ पे देखो एस्केलेशन रूल्स क्या करता है, इज अ फीचर दैट ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्ड्स टू कस्टमर इंक्वायरीज एंड कंप्लेंट्स बाय एस्केलेटिंग केसेस टू एप्रोप्रिएट पीपल और क्यूज, ठीक है। मतलब क्या कि सपोज आपने अमेजोन से कोई पार्सल रिसीव किया, अब आपको उसमें डाउट आ रहा है कि ये प्रॉपर नहीं है, अच्छा नहीं है, डैमेज पीस है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो आप मेल लिखते हो, तो उधर से आपको क्या आता है, रिस्पॉन्स आता है, राइट। तो वो क्या करता है कि वो बोलता है कि ठीक है सर, हम आपका जो केस है वो सामने हमारे सीनियर को एस्केलेट कर रहे हैं, राइट। तो ये होता है एस्केलेशन रूल। उसके बाद वो क्या करता है, एंटाइटलमेंट रूल, ठीक है। यहाँ पे चलो, ये क्या करता है, डिटरमाइन विच एंटाइटलमेंट प्रोसेस टू अप्लाई टू अ केस। एंटाइटलमेंट प्रोसेस आर टाइमलाइंस दैट आर आउटलाइंड द स्टेप्स एंड माइलस्टोन दैट सपोर्ट एजेंट मस्ट टू टेक द रिजॉल्व अ केस। मतलब क्या, देखो सिंपल टर्म्स, देखो गूगल पे सब मिलेगा, ठीक है, समझना आपको है। ओके, देखो क्या करता है, अभी एस्केलेट हो गया। अब एस्केलेट होने का तो आपको टाइम देते हैं वो लोग, क्या कि सर आपका जो इश्यू है ना वो 24 घंटे में सॉल्व हो जाएगा, या 48 आवर्स में सॉल्व हो जाएगा, 72 आवर्स में सॉल्व हो जाएगा। तो आपको एक टाइट क्या दे रहे, टाइम लाइन दे रहे हैं, राइट। तो दिस कम्स अंडर एंटाइटलमेंट रूल्स, ठीक है। अल्टीमेटली आपको ही इम्प्लीमेंट करके देखना है, मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ गया तो इम्प्लीमेंट करना इज नॉट अ बिग थिंग, सब कुछ यूट्यूब पे अवेलेबल है, ठीक है ना। अब उसके बाद आपका आता है रोल अप समरी वाला पार्ट। तो सपोज करो अकाउंट कॉन्टैक्ट है, कॉन्टैक्ट इंसर्ट हुआ, आपकी अकाउंट के ऊपर रोल अप समरी है, तो वो क्या हो जाएगी, अपडेट हो जाएगी। कब होती है रोल अप समरी अपडेट, जब आपका रिकॉर्ड जो है वो इंसर्ट हो जाता है, तभी उसको डेटा मिलेगा अपडेट करने के लिए रोल अप समरी को, ठीक है। तो उसके बाद आपकी रोल अप समरी जो है या कोई आपका क्रॉस ऑब्जेक्ट फॉर्मूला फील्ड है वो अपडेट होता है, ठीक है। अब अगर आपका ग्रैंड पेरेंट लेवल का भी रोल अप समरी है, मतलब अकाउंट का सीनियर अकाउंट, ठीक है,
मतलब सपोज करो दो अकाउंट है, एक ग्रैंड पेरेंट अकाउंट, एक पेरेंट अकाउंट, एक चाइल्ड अकाउंट। तो जैसे ही चाइल्ड अकाउंट का रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ, तो पेरेंट अकाउंट की रोल ऑफ समरी जो है वो अपडेट हो जाएगी। और पेरेंट अकाउंट का रिकॉर्ड अपडेट हुआ तो उसके ग्रैंड पेरेंट की रोल ऑफ समरी अपडेट हो जाएगी। समझ रहे हो किस तरीके से वर्क करता है। उसके बाद इफ द पेरेंट, ये देखो मैंने बता दिया अभी। उसके बाद आपका जितना भी क्राइटेरिया बेस्ड शेयरिंग रूल वगैरह होते हैं ना, वो चलते हैं। ठीक है, कि ये देखो अभी हमारा रिकॉर्ड ही इंसर्ट हो चुका है। अब इसमें क्या है, इसमें पर्टिकुलर चेकबॉक्स जो है वो सिलेक्ट है, या इसमें पर्टिकुलर पिक लिस्ट की वैल्यू सेट है। तो इस रिकॉर्ड को शेयर करो, इस रिकॉर्ड को शेयर मत करो। ठीक है, ये आता है क्राइटेरिया बेस्ड शेयरिंग के अंडर। ओके, उसके बाद जाके आपका जो रिकॉर्ड होता है वो स्टोर होता है आपके ऑब्जेक्ट में। ठीक है, और जब आपका रिकॉर्ड एक बार ऑब्जेक्ट के अंदर जाके स्टोर हो गया, उसके बाद बारी आती है आपके आफ्टर कमिट लॉजिक की। आफ्टर कमिट लॉजिक मतलब क्या? आफ्टर कमिट लॉजिक मतलब, जैसे आपने गाड़ी शोरूम में दी, मैकेनिक के पास दी, उसके पास पहुंची, उसने आपको रिटर्न लाके दी, मतलब आपकी चीज आपके पास आ गई, मतलब अभी आपके पास कमिट हो गई। ठीक है, अभी उसके यहाँ से निकल के आपके पास आ गई, तो अभी आपके पास वो गाड़ी कमिट हो गई। अब आफ्टर कमिट लॉजिक मतलब क्या? आप उसको पेमेंट दे रहे हो। ठीक है, या अगर आपको बहुत अच्छा लग रहा था आप उसको एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हो, या आप उसकी तारीफ कर रहे हो। ठीक है, या आपको कोई उसको ग्रेटिट्यूड लेटर दे रहे हो, या आप उसको कोई कंप्लेंट कर रहे हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये होता है आफ्टर कमिट लॉजिक। तो जब भी बैच अपेक्स में फिनिश मेथड होती है उसमें आफ्टर कमिट लॉजिक क्यों लिखा जाता है? क्योंकि एग्जीक्यूट मेथड के अंदर रिकॉर्ड इंसर्ट अपडेट डिलीट होते हैं। तो सारा प्रोसेस होने के बाद आपका जो रिकॉर्ड होता है वो हो जाता है इंसर्ट अपडेट डिलीट जो भी है। उसके बाद हम लोग क्या है, वन टाइम उसको आफ्टर कमिट लॉजिक भेजते हैं, जैसे कि ईमेल वगैरह से भेजना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, तो इस तरीके से ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन समझा जाता है। ठीक है, अब ये प्रोसेस आपको इस तरीके से, तो ऐसे तो दिखा नहीं सकता मैं एक एक रिकॉर्ड इंसर्ट करके। ठीक है, हाँ आपको उसको डिबग लगा लगा के देखना है, वो चीज़ अलग है। ठीक है, बट ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन यही होता है। यूट्यूब पे किस तरीके से अवेलेबल है मुझे नहीं पता, मैं आपको सिंपल टर्म्स में इसको समझाया। ठीक है, और आपको इसी तरीके से इसको समझना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन का जो टॉपिक होता है वो होता है फिनिश।